Welcome back. This is Bilal and this lecture is based on Staphylococcus. In my previous lecture, we were discussing about Streptococcus. Now, in this lecture, we have to discuss about Staphylococcus. कि Staphylococcus क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो Staphylococcus को हेल्प करते हैं इन काजिंग पैथोजेनिसिटी, स्टिफाइलोकोकस की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, स्टिफाइलोकोकस किस तरह डिसीज़ काज कर सकता है, कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ हैं जो स्टिफाइलोकोकस की वजह से होती हैं, और इन दी एंड वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो जो स्टिफाइलोकोकस है इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। बेसिकली इट इज़ ग्राम पॉजिटिव कोकस means to say that it is a round shaped bacterium. If you're seeing the morphology of Staphylococcus, then you will see कि जितने भी Staphylococcus हैं, these Staphylococcus are present in the form of bunches of grapes. और यही डिफरेंस है Streptococcus में और Staphylococcus में कि Streptococcus बेसिकली चेन्स की फॉर्म में मौजूद है, और द वाइस वर्सा जो Staphylococcus है ये बंचेस की फॉर्म में मौजूद है। फर्दरमोर जो Staphylococcus हैं ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, means to say that these Staphylococcus can survive in the presence of oxygen or even in the absence of oxygen. और इसके साथ साथ Staphylococcus नॉन मोटाइल है, दे कैन नॉट मूव, लेकिन स्टिल इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिम्बरी कहते हैं, और जस्ट विद द हेल्प ऑफ फिम्बरी ये Staphylococcus अपने आप को अटैच कर सकते हैं किसी भी सरफेस के साथ। अब ये जो स्टिफाइलोकोकस हैं ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, यानी कि ये स्पोर्स नहीं बना सकते, और इसके साथ साथ जितने भी स्टिफाइलोकोकस हैं ये ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं, लेकिन इनमें से मोस्टली कैटालेज पॉजिटिव है। I'm not talking that all the Staphylococcus are catalase positive. I'm just saying that most of the Staphylococcus are catalase positive. इनमें से mostly catalase positive हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो catalase negative हैं। तो जैसे आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि राउंड शेप बैक्टीरिया जब क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद हो तो उसे आप स्टिफाइलोकोकस कहते हैं। तो ये आपके पास स्टिफाइलोकोकस है। फिर स्टिफाइलोकोकस की हैबिटेट क्या है, ये कहाँ कहाँ रहते हैं? बेसिकली ये ह्यूमन स्किन पे होते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं, और ये इन्वायरमेंट में होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि स्टिफाइलोकोकस की वजह से कौन कौन सी इन्फेक्शन होती हैं, तो स्टिफाइलोकोकस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काज कर सकता है। ऐसी इन्फेक्शन जिसमें अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उस इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से अगर आपको कोई डिसीज़ होती है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन होती है, तो वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। यानी अगर बैक्टीरिया तब डिसीज़ काज करे, तब इन्फेक्शन काज करे जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आप इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाते हैं, आप अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं। तो ऐसी इन्फेक्शन को आप अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि तब होती है जब एक इंसान अपॉर्चुनिस्टिक होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, इम्यूनो सप्रेस्ड होता है, जब उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ऐसी कंडीशन में अगर बैक्टीरिया डिसीज काज कर दे तो उस डिसीज को या उस इन्फेक्शन को आप अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो स्टिफाइलोकोकस ओरियस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काज कर सकता है। इसके साथ साथ जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है ये नोजोस्पोमियल इन्फेक्शन भी काज करता है। नोजोस्पोमियल इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन को कहते हैं जो इन्फेक्शन आप हॉस्पिटल से गेट करते हैं। इसी तरह जो स्टिफाइलोकोकस है ये प्यूरुलेंट इन्फेक्शन भी काज करता है, और स्पेसिफिकली अगर आप बात करते हैं स्टिफाइलोकोकस ओरियस की, तो स्टिफाइलोकोकस ओरियस का एक टिपिकल फीचर है, और वो टिपिकल फीचर ये है कि स्टिफाइलोकोकस ओरियस प्यूरुलेंट इन्फेक्शन काज करता है। अब प्यूरुलेंट इन्फेक्शन क्या होती है? कोई भी इन्फेक्शन जिस इन्फेक्शन में पस फॉर्मेशन हो या एब्सिस फॉर्मेशन हो, तो उस इन्फेक्शन को आप प्यूरुलेंट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये प्यूरिलेंट इन्फेक्शन या पस फॉर्मेशन या एब्सिस फॉर्मेशन एक टिपिकल फीचर है स्टिफाइलोकोकस ओरियस का। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि स्टिफाइलोकोकस इन्वायरमेंट में होता है, तो चूंकि ये इन्वायरमेंट में होता है तो ये इन्वायरमेंट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। कोई भी ऐसी इन्फेक्शन जो आपको इन्वायरमेंट से होती है उसे आप एक्सोजिनस इन्फेक्शन कहते हैं। तो जो स्टिफाइलोकोकस है ये एक्सोजिनस इन्फेक्शन भी काज कर सकता है। इसके साथ अगर हम ये बात करते हैं कि स्टिफाइलोकोकस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो स्टिफाइलोकोकस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है विद लायंस। इसके साथ साथ इवन
स्टिफाइलोकोकस एरोसोलिक वे में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। हमें पता है कुछ ऐसी डिसीजेज हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो एरोसोलिक वे में ट्रांसमिट हो सकते हैं। उनमें से एक बैक्टीरिया हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। अगर हम वायरसेस की बात करते हैं तो हमारे पास कोविड है। और इन्हीं बैक्टीरिया में से एक और बैक्टीरिया स्टिफाइलोकोकस है। ये स्टिफाइलोकोकस भी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट की वजह से या फिर एरोसोलिक वेग में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये भी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। फिर ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से ट्रांसमिट हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर वो इंसान है, वो पर्सन है जिसके अंदर बैक्टीरिया जाता है लेकिन उसे साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होते। अब चूंकि बैक्टीरिया तो मौजूद है, ऑल दो साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, इसलिए वो बंदा एज अ कैरियर उस बैक्टीरिया को शेड कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। फर्दर क्रॉस इन्फेक्शन के केस में भी ये जो स्टिफाइलोकोकस है ये ट्रांसमिट हो सकता है। और एक और मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ स्टिफाइलोकोकस ओरियस, वो है ओरल रूट। क्योंकि स्टिफाइलोकोकस ओरियस फूड पॉइजनिंग काज करता है। तो जब ये फूड पॉइजनिंग काज करता है तो ये स्टिफाइलोकोकस ओरियस फूड के जरिए से ओरल रूट के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में जाता है। तो ये सारे के सारे वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैं जो बेसिकली स्टिफाइलोकोकस फॉलो करता है। अब जो स्टिफाइलोकोकस है इसमें तीन एग्जांपल्स ऐसी हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास स्टिफाइलोकोकस ओरियस है, दूसरी एग्जांपल हमारे पास स्टिफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस है, और तीसरी एग्जांपल हमारे पास स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है। अब सबसे पहले हम इनका ओवरव्यू देखते हैं कि स्टिफाइलोकोकस ओरियस क्या है, स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस क्या है, एंड देन स्टिफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस क्या है। अब देखिए स्टिफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव कोकस है, राउंड शेप बैक्टीरिया है जो कि क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद है। अब हमने स्टिफाइलोकोकस ओरियस को, स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस को और स्टिफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस को कैसे आपस में डिस्टिंग्विश करना है वो हम देखते हैं। देखिए स्टिफाइलोकोकस ओरियस, स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टिफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस ये ऑक्सीडेज नेगेटिव है तीनों और कैटालेज पॉजिटिव है। लेकिन इनमें से जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है ये कोएगुलेज पॉजिटिव है। अब स्टिफाइलोकोकस की कुछ स्पीशीज, कुछ जनरा ऐसी हैं जो कोएगुलेज पॉजिटिव है और कुछ कोएगुलेज नेगेटिव है। उनमें से जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है ये कोएगुलेज पॉजिटिव है। इसके साथ साथ जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है ये स्किन इन्फेक्शन काज करता है। आपको ज़्यादातर जितनी भी स्किन इन्फेक्शन होती हैं इट मे बी बिकॉज ऑफ स्टिफाइलोकोकस ओरियस। हाँ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्किन इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, लेकिन टिपिकल फीचर है स्टिफाइलोकोकस ओरियस का कि स्टिफाइलोकोकस ओरियस स्किन इन्फेक्शंस करता है। तो स्टिफाइलोकोकस ओरियस कोएगुलेज पॉजिटिव है, इसके साथ साथ ये स्किन इन्फेक्शंस करता है। और स्किन इन्फेक्शंस के साथ साथ जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है ये फूड पॉइजनिंग भी काज करता है। और इसके साथ साथ जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है ये हिमोलिसिस काज करता है। हिमोलिसिस क्या होती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज हिमोलिसिस। अगर बैक्टीरिया कुछ ऐसे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, वो टॉक्सिन्स जाके आपके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम हिमोलिसिस कहते हैं। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जिसे आप नोवोबायोसिन कहते हैं। ये जो नोवोबायोसिन है स्टिफाइलोकोकस ओरियस इस नोवोबायोसिन से रेजिस्टेंट है। मतलब ये है कि नोवोबायोसिन स्टिफाइलोकोकस ओरियस को इफेक्ट नहीं कर सकती, इसे किल नहीं कर सकती। ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस को किल नहीं कर सकती, इसे इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि स्टिफाइलोकोकस ओरियस इस नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस की, तो हमें पता है स्टिफाइलोकोकस ओरियस कोएगुलेज पॉजिटिव था। अब स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस ये दोनों के दोनों कोएगुलेज नेगेटिव हैं। तो इन दैट वे यू कैन डिस्टिंग्विश स्टिफाइलोकोकस ओरियस एंड स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस एंड स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस के स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस ये कोएगुलेज नेगेटिव हैं, जबकि स्टिफाइलोकोकस ओरियस कोएगुलेज पॉजिटिव है। अब जो स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस है ये सेप्सिस काज करता है। सेप्सिस क्या होता है? बैक्टीरिया अगर ब्लड में चला जाए तो उस कंडीशन को आप सेप्सिस कहते हैं। जब स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस ब्लड में जाता है तो ब्लड से वो हार्ट में जाता है। जब वो हार्ट में जाता है तो हार्ट की वो करता है इन्फ्लेमेशन। जब हार्ट की इन्फ्लेमेशन होती है उस कंडीशन को हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन काज कर सकता है। इसके साथ साथ स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस बायोफिल्म फॉर्मेशन करता है।
अब अगर हम बात करते हैं नोवोबायोसिन की, तो नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक बेसिकली स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस के लिए सेंसिटिव है। मीन्स टू से डैट कि नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस को किल कर सकती है, इसे इफेक्ट कर सकती है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस की, तो स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस भी कोएगुलेज नेगेटिव है। इसके साथ साथ ये यूटीआई इन्फेक्शन काज करता है, और यूटीआई इन्फेक्शन के साथ साथ ये हनीमून सिस्टाइटिस काज करता है। अब हनीमून सिस्टाइटिस क्या होता है? सिस्टाइटिस का ये मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। जब भी यूरिनरी ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसे आप सिस्टाइटिस कहते हैं। हनीमून सिस्टाइटिस का क्या मतलब है कि कुछ वीमेन में या कुछ फीमेल में आफ्टर डूइंग फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स, उनमें जो उनका यूरिनरी ब्लेडर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। हनीमून मीन्स जस्ट आफ्टर डूइंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स उन वीमेन में यूरिनरी ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस कंडीशन को हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। और ये जो हनीमून सिस्टाइटिस है ये फीमेल में कॉमन होती है, और ये स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस की वजह से होती है। अब हनीमून सिस्टाइटिस क्यों होती है, क्या वजह है हनीमून सिस्टाइटिस की? बेसिकली जो स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस है ये फीमेल के वेजाइना में नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे मौजूद होता है। नॉर्मली ये मौजूद होता है स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस, और वेजाइना में ये कोई डिसीज काज नहीं करता। जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पीनस वेजाइना के अंदर जाता है, तो वेजाइना में जो स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस है, ये स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस पीनस की स्किन के ऊपर आ जाता है या पीनस के ऊपर आ जाता है। अब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वो पीनस जिसके ऊपर आप स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस आ गया वेजाइना से, अगर वो पीनस फीमेल के यूरिथ्रा के साथ जाके टच करता है, तो पीनस से ये स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस यूरिथ्रा में चला जाता है। यूरिथ्रा से होता हुआ विद द हेल्प ऑफ डक्ट, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, ये स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस यूरिनरी ब्लेडर में जाता है। और जब ये फीमेल के यूरिनरी ब्लेडर में जाता है तो यूरिनरी ब्लेडर में जाके ये इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसकी वजह से हम इस कंडीशन को हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। और हनीमून सिस्टाइटिस स्पेसिफिकली स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस की वजह से होती है। अब अगर हम बात करते हैं नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक की, तो स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस भी नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक से बेसिकली रेजिस्टेंट है। यानी नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस को कुछ भी नहीं कर सकती, इसको इफेक्ट नहीं कर सकती, इसको किल नहीं कर सकती। ये स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस भी इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। अब हमने इन तीनों स्टिफाइलोकोकस को डिस्टिंग्विश कैसे करना है? तो देखें, स्टिफाइलोकोकस ओरियस ये कोएगुलेज पॉजिटिव है। स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस ये दोनों कोएगुलेज नेगेटिव है। इसके साथ साथ जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है ये हिमोलिसिस काज करता है, जबकि स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस हिमोलिसिस काज नहीं करते। फर्दर अगर हम बात करते हैं कि ये तो हमने स्टिफाइलोकोकस ओरियस को और स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस को डिस्टिंग्विश कर लिया, लेकिन स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस को और स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस को आपस में किस तरह डिस्टिंग्विश करना है? तो वो हम डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक टेस्ट। स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक टेस्ट में सेंसिटिव है, जबकि स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक टेस्ट में रेजिस्टेंट है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था इन तीन बैक्टीरिया के बारे में। अब ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया स्टिफाइलोकोकस ओरियस का, स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस का और स्टिफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस का। अब अगर हम डिटेल में बात करते हैं अबाउट स्टिफाइलोकोकस ओरियस, तो स्टिफाइलोकोकस ओरियस डिसीज खास करता है बाय अडॉप्टिंग थ्री मैकेनिज्म्स। एक इन्फेक्शन है, दूसरा मैकेनिज्म इंटॉक्सिफिकेशन है, और तीसरा मैकेनिज्म इन्फेक्शन प्लस इंटॉक्सिफिकेशन है। इन्फेक्शन में क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में खुद एंटर होता है तो उसे आप इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है, बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है, वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाते हैं। जब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाते हैं, डिसीज होती है, तो उस प्रोसेस को आप इंटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होता है, बॉडी में एंटर होकर टॉक्सिन्स रिलीज करता है, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मैकेनिज्म को आप कहते हैं कि इन्फेक्शन और इंटॉक्सिफिकेशन इकट्ठी हो रही है। तो इन तीन मैकेनिज्म्स को यूज़ करके स्टिफाइलोकोकस ओरियस डिसीज काज कर सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं
ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज़ करके जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है ये पैथोजेनिसिटी काज कर सकता है, ये डिसीज़ काज कर सकता है। तो स्टिफाइलोकोकस ओरियस के पास कैप्सूल है। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन बैक्टीरिया को एक लेयर ने कवर किया होता है जिसे आप ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स है या तो ये मौजूद होगी इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल या फिर ये मौजूद होगी इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम। जिन बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है वो बैक्टीरिया जो आपके इम्यून सेल्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो इम्यून सेल्स हैं जिनमें यू हैव मैक्रोफेजेस, यू हैव न्यूट्रोफिल्स, यू हैव एपीसीज, इनका काम ये होता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है तो इन एपीसीज ने जाके उसे इनगल्फ करना है, उसकी फैगोसाइटोसिस करनी है। लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल या स्लाइम की लेयर है तो बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस बेसिकली मुश्किल होती है कि आपकी जो इम्यून सेल्स हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं, जो आपकी एपीसीज हैं, उनके लिए मुश्किल होती है कि वो उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लें जिसके पास कैप्सूल या स्लाइम की लेयर है। अब जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फर्दर कवर किया होता है सेल वॉल ने, और इवन कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल को भी कवर किया होता है एक लेयर ने जिसे हम कैप्सूल या स्लाइम की लेयर कहते हैं। तो स्लाइम की लेयर या कैप्सूल की लेयर बैक्टीरिया को हेल्प करती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द सेल्स विच आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम लाइक मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, एपीसीज, ताकि वो सेल्स बैक्टीरिया को इनगल्फ ना कर सके। तो यही कंपोनेंट स्टिफाइलोकोकस के पास भी है कि स्टिफाइलोकोकस के पास कैप्सूल है जिसकी वजह से इम्यून सेल्स उसे प्रॉपरली इनगल्फ नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टिफाइलोकोकस ओरियस के पास प्रोटीन ए का है। प्रोटीन ए का क्या फंक्शन है? आपको पता है जब भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है, अगर तो उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उस फॉरेन पार्टिकल के साथ जाके अटैच हो जाती हैं ऑन फैब रीजन। अब एंटीबॉडीज की दो बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, एंटीबॉडीज के दो पार्ट्स हैं, एक को आप फैब रीजन कहते हैं और एक को आप कांस्टेंट रीजन कहते हैं। हमेशा एंटीबॉडी बैक्टीरिया के साथ, वायरस के साथ, फॉरेन पार्टिकल के साथ फैब रीजन पे जाके अटैच होती है। फैब रीजन पे जाके उसके साथ अटैच होती है, उसे कैप्चर करती है एंटीबॉडी और कैप्चर करके उसे लेके जाती है किसी ना किसी मैक्रोफेज के पास, किसी ना किसी इम्यून सेल के पास जो उस बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करेगा। इस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस में एंटीबॉडी हेल्प करती है इम्यून सेल्स की कि वो इम्यून सेल्स बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस कर ले। लेकिन ये ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस तब होगा जब एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को फैब रीजन के साथ अटैच करेगी। लेकिन जिन बैक्टीरिया के पास प्रोटीन ए है, ये प्रोटीन ए बैक्टीरिया को फैब रीजन की जगह कांस्टेंट रीजन पे अटैच करवाएगा, जस्ट लाइक दिस। जब बैक्टीरिया कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी पे अटैच होगा जाके, तो तब ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा यानी फैगोसाइटोसिस नहीं होगी। फैगोसाइटोसिस नहीं होगी यानी बैक्टीरिया जो है प्रोटेक्ट रहेगा अगेंस्ट इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स उस बैक्टीरिया को प्रॉपरली किल नहीं कर पाएंगे, उसकी फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाएंगे, एंटीबॉडीज उसकी ऑप्सोनाइजेशन नहीं करवा पाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है स्टिफाइलोकोकस ओरियस के पास कि स्टिफाइलोकोकस ओरियस के पास प्रोटीन ए है। देन जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंजाइम्स हैं जिनमें से एक इंजाइम लिपेज है, दूसरा प्रोटीएस है, देन इनके पास फॉस्फेटेस इंजाइम्स हैं, देन स्टिफाइलोकोकस ओरियस के पास न्यूक्लियस इंजाइम्स हैं। जो लिपेज इंजाइम है, लिपेज इंजाइम स्टिफाइलोकोकस ओरियस को हेल्प करते हैं कि ये होस्ट के लिपिड जितनी भी है उसको डीनेचर कर सके। इसी तरह जो प्रोटीएज इंजाइम है ये स्टिफाइलोकोकस ओरियस को हेल्प करती हैं कि प्रोटीएज इंजाइम होस्ट की प्रोटीन को डैमेज कर सके। इसी तरह इनके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की वजह से जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो होस्ट के न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर सकते हैं। तो इनके पास ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी काज करने में हेल्प करते हैं। फर्दर इनके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टिपिकली स्टिफाइलोकोकस ओरियस के पास, और वो फैक्टर है कोएगुलेज एंजाइम का। अब कोएगुलेज एंजाइम को समझने से पहले एक चीज़ कंसीडर कीजिएगा कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, जब भी बैक्टीरिया या जब भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है, तो आपके जो इम्यून सेल्स हैं जिनमें आपके पास मैक्रोफेजेस हैं, आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं,
आपके पास आप कह लें एपीसीज हैं, या इन शॉर्ट जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं, वो उस साइट पे रश करते हैं, उस साइट पे जाते हैं और उस बैक्टीरिया को, उस फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टिफाइलोकोकस ओरियस के केस में क्या होता है कि स्टिफाइलोकोकस ओरियस के पास एक फैक्टर है जिसे आप लीकोसाइटन कहते हैं। लीकोसाइटन की वजह से स्टिफाइलोकोकस ओरियस इन रिटर्न उन लीकोसाइट्स को, जो लीकोसाइट इस स्टिफाइलोकोकस ओरियस को इनगल्फ करने आए थे, लीकोसाइटन की वजह से स्टिफाइलोकोकस ओरियस उन लीकोसाइट को इन रिटर्न किल कर देते हैं। जब वो लीकोसाइट किल हो जाते हैं तो तब उस जगह पे पस फॉर्मेशन होती है, एब्सिस फॉर्मेशन होती है। इसलिए बहुत ऑब्वियस है कि जब भी स्टिफाइलोकोकस की इन्फेक्शन होगी तो उसमें पस बनेगा, उसमें एब्सिस बनेगा। अब बिलफर्ज जो आपका स्टिफाइलोकोकस ओरियस है वो किसी टिश्यू में एंटर होता है, लेट्स सपोज कि वो इधर एंटर हो गया। जब वो इधर एंटर होगा तो तब वो अपने इर्द गिर्द क्लॉट बना लेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज कोएगुलेज। इस कोएगुलेज एंजाइम को यूज करके जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है वो अपने इर्द गिर्द क्लॉट बना लेता है। क्लॉट क्यों बनाता है? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट अदर इम्यून सेल्स, जो दूसरे इम्यून सेल्स हैं उसे डैमेज ना कर सकें। इसलिए वो स्टिफाइलोकोकस ओरियस अपने इर्द गिर्द ऐसे क्लॉट बना लेते हैं, एज यू कैन सी। और ये जो क्लॉट बनता है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज कोएगुलेज एंजाइम। अब बिलफर्स एक बैक्टीरिया है स्टिफाइलोकोकस ओरियस, उसने अपने इर्द गिर्द क्लॉट बनाया विद द हेल्प ऑफ कोएगुलेज एंजाइम। अब उसने अगर उस क्लॉट से बाहर आना है और बाहर आके किसी और साइड पे मूव करना है तो बाहर कैसे आएगा? बाहर आने के लिए वो एक एंजाइम यूज करेगा जिसे हम स्टिफाइलोकाइनेज कहते हैं। स्टिफाइलोकाइनेज इस स्टिफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया को हेल्प करेगा, स्टिफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया को हेल्प करेगा कि स्टिफाइलोकोकस ओरियस इस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करे, इस क्लॉट से बाहर आए और किसी दूसरी साइड पे मूव कर जाए। तो इस तरह ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अगेन स्टिफाइलोकोकस ओरियस को हेल्प करते हैं इन काजिंग डिसीज। फर्दर इस स्टिफाइलोकोकस ओरियस के पास कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जिनमें से एक फैक्टर हाइलारोनिडेज का है। हाइलारोनिडेज का क्या काम है? जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनके इन बिटवीन कनेक्शंस होते हैं, कनेक्टिविटीज होती हैं, उन कनेक्शंस को ख़त्म करना हाइलारोनिडेज का काम है। फर्दर ये जो स्टिफाइलोकोकस हैं इनके पास कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, उनमें से एक टॉक्सिन हीमोलाइसिन टॉक्सिन है। हीमोलाइसिन टॉक्सिन्स क्या करते हैं? हीमोलिसिस करते हैं। हीमोलिसिस क्या होती है? आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन को हीमोलिसिस कहते हैं। अब जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस हैं इनके पास जो हीमोलाइसिन टॉक्सिन्स हैं ये अल्फा हीमोलाइसिन टॉक्सिन भी हो सकते हैं, ये बीटा हीमोलाइसिन टॉक्सिन भी हो सकते हैं और ये डेल्टा हीमोलाइसिन टॉक्सिन भी हो सकते हैं। जो अल्फा हीमोलाइसिन टॉक्सिन है ये बीटा हीमोलिसिस करवाते हैं, जो बीटा हीमोलाइसिन टॉक्सिन है ये अल्फा हीमोलिसिस करवाते हैं और जो डेल्टा हीमोलाइसिन टॉक्सिन है ये डेल्टा हीमोलिसिस करवाते हैं। जो बीटा हीमोलिसिस होती है वो कंप्लीट हीमोलिसिस है, जो अल्फा हीमोलिसिस है वो इनकम्प्लीट हीमोलिसिस है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अल्फा हीमोलाइसिन हमेशा बीटा हीमोलिसिस करवाएंगे और बीटा हीमोलाइसिन हमेशा अल्फा हीमोलिसिस करवाएंगे। तो इस तरह स्टिफाइलोकोकस ओरियस इवन आपके आरबीसीज को भी डैमेज करता है, उनकी हीमोलिसिस काज करता है। इसके अलावा स्टिफाइलोकोकस के पास कुछ और भी टॉक्सिन्स होते हैं, जिनमें से एक टॉक्सिन टीएसएसटी टॉक्सिन है। टीएसएसटी टॉक्सिन के फंक्शन को समझने से पहले एक चीज़ कंसीडर कीजिए कि जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो उस फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं आपके इम्यून सेल, जाके उसको खा जाते हैं। इस प्रोसेस को आप फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जब उसे खाते हैं, उसे खाने के बाद उसे डैमेज करते हैं, उसे किल करते हैं, फिर उसका एक छोटा सा पोर्शन पकड़ के इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ MHC क्लास 2। रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? ताकि दूसरे टी हेल्पर सेल्स आएँ, उसे रिकग्नाइज करें, रिकग्नाइज करके उसके खिलाफ प्रोसेसिंग स्टार्ट करें, ताकि उस तरह का कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में मौजूद है तो उसे इफेक्टिवली एलिमिनेट किया जाए। जब ये प्रोसेस होता है तो नॉर्मल कंडीशन में 0.01 से 0.1% टी हेल्पर सेल्स एक्टिव होते हैं। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास TSST टॉक्सिन है, मींस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, ऐसे बैक्टीरिया सुपर एंटीजन के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया
सुपर एंटीजन के तौर पे एक्ट करता है। तो फिर क्या होगा, इन दैट केस जब आपके एपीसीज उस बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करते हैं या उस सुपर एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ MHC क्लास 2, तो तब टी सेल्स एक्टिव होते हैं 20 से 30%, यानी कि एक ह्यूज इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, 0.01 से 0.1% टी सेल्स एक्टिव करते हैं। इस कंडीशन में क्या है, 20 से 30% टी सेल्स एक्टिव होते हैं, यानी एक ह्यूज इम्यून रिस्पॉन्स आए। उस ह्यूज इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। जब शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है तो सडन डेथ हो सकती है। तो इस तरह TSST टॉक्सिन भी बेसिकली हमारे लिए डैमेजिंग होते हैं, और ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस ओरियस डिसीज काज कर सकते हैं। फर्दर स्टेफाइलोकोकस ओरियस के पास इंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं। जो इंटेरोटॉक्सिन्स हैं ये इंटेरोकोलाइटिस की कंडीशन काज करते हैं। इंटेरोटॉक्सिन्स क्या करते हैं कि ये बिलफर्ज आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं। बैक्टीरिया जाके इस स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के साथ अटैच होते हैं, इंटेरोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। वो इंटेरोटॉक्सिन्स इस स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स में पोर्स क्रिएट कर देंगे। जब पोर्स क्रिएट होंगे तो सेल की लाइसिस होगी। जब सेल की लाइसिस होगी सेल डेथ होगी। जब सेल डेथ होगी तो इन दैट कंडीशन जो बेसिकली आपके पास एक कंडीशन क्रिएट होगी, उसे आप इंटेरोकोलाइटिस का नाम देंगे। इंटेरोकोलाइटिस क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेरोटॉक्सिन्स। तो इंटेरोटॉक्सिन्स भी स्टेफाइलोकोकस ओरियस को बेसिकली पैथोजेनिसिटी काज करने में हेल्प करते हैं। ये ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग के केस में होता है। फर्दर जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है इसके पास एक और टॉक्सिन होता है जिसे आप एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन कहते हैं। अब एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन क्या करते हैं, ये स्किन को उतारते हैं, ये स्किन इन्फेक्शन काज करते हैं जिसमें स्किन उतरती है। होता क्या है कि ये बिलफर्ज आपके पास एपिडर्मस है। याद रखिएगा जो आपकी स्किन है उसका जो अपर पोर्शन है उसे आप एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस के नीचे जो पोर्शन होता है उसे आप डर्मस कहते हैं। जो एपिडर्मस होती है वो फर्दर कुछ लेयर से मिलकर बनी होती है। उनमें से दो लेयर्स का नाम आपको याद होने चाहिए। जो फर्स्ट लेयर है उसे आप स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, और जो सेकंड लेयर है उसे आप नाम देते हैं ग्रेनुलोसम लेयर। अब एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन के केस में क्या होता है, बैक्टीरिया यानी स्टेफाइलोकोकस ओरियस वूंड के जरिए या किसी भी तरीके से आपकी स्किन में एंटर होता है। जब स्किन में एंटर होता है अल्टीमेटली जो आपके इम्यून सेल्स हैं जिनमें आप बिलफर्स न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं वो रश करते हैं उस साइट पे जहाँ बैक्टीरिया मौजूद होता है। जब ये रश करेंगे मीन वाइल क्या होगा, आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक या इंट्रासेलुलर गैप क्रिएट होता जा रहा है। ये जो सेल के इन बिटवीन गैप क्रिएट होता जा रहा है, क्यों गैप क्रिएट हुआ है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आए हैं। न्यूट्रोफिल्स के आने की वजह से सेल्स के इन बिटवीन इंट्रासेलुलर गैप क्रिएट हुआ है। उस इंट्रासेलुलर गैप की वजह से जो आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया ये फर्दर नीचे पेनिट्रेट कर जाता है। ये डर्मस में सॉरी ये एपिडर्मस में पहुंचता है, और एपिडर्मस की भी कौन सी लेयर में, ग्रेनुलोसम लेयर के भी नीचे पहुंच जाता है। जब ये वहां पहुंचता है वहां पहुंच के ये एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। अब एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स क्या करते हैं, बेसिकली ये जो ग्रेनुलोसम लेयर है या आपके पास जो एपिडर्मस में जो लेयर्स हैं उनके सेल्स आपस में इंटीग्रेट किए होते हैं, आपस में यूनाइट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, जिस प्रोटीन को आप DSG1 प्रोटीन कहते हैं। एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन प्रोटीएज के तौर पे काम करते हैं, यानी कि ये इस DSG1 प्रोटीन को क्लीव करेंगे। जब ये क्लीव हो जाएगी तो सेल्स की आपस में जो यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, इंटेग्रिटी नहीं रहेगी उनमें। जब उनमें इंटेग्रिटी नहीं रहेगी अल्टीमेटली जो आपकी स्किन है उसकी एपिडर्मस पील ऑफ होना शुरू हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को जिसमें बेसिकली ग्रेनुलोसम लेयर के बीनीथ यानी ग्रेनुलोसम लेयर के नीचे से वो लेयर डैमेज होना शुरू हो जाए, उस कंडीशन को आप कहते हैं कि दिस इज स्कैल्डेड बॉडी सिंड्रोम या स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। जिसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स ने DSG1 प्रोटीन को क्लीव किया है। उसकी क्लीवेज की वजह से ग्रेनुलोसम लेयर डैमेज हुई है, और आपकी जो एपिडर्मस है जो आपकी स्किन है वो पील ऑफ होना शुरू हो गई है, वो उतरना शुरू हो गई।
इस कंडीशन को, इस सिंड्रोम को आप स्केल्डेड बॉडी सिंड्रोम या स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये भी एक टॉक्सिन है जो कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस के पास होता है, और स्टेफाइलोकोकस ओरियस बेसिकली इस टॉक्सिन को यूज़ करके डिसीज़ या इन्फेक्शन काज कर सकता है। अब इसी एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन की वजह से एक और कंडीशन होती है जिसे आप इम्पैटिगो भी कहते हैं। इम्पैटिगो क्या होता है, वी विल डिस्कस इट। तो ये बेसिकली आपके पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस की पैथोजेनिसिटी है। ये इन फैक्टर्स को यूज़ करके स्टेफाइलोकोकस ओरियस पैथोजेनिसिटी काज कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस वूंड क्रिएट कर सकते हैं, उस वूंड में स्पेसिफिकली पास एब्सेस फॉर्मेशन होगी। सेकेंडली, स्टेफाइलोकोकस ओरियस स्किन से रिलेटेड कुछ कंडीशंस काज करता है, उनमें से एक कंडीशन फरंकल है। फरंकल के केस में क्या होता है, जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, मैंने आपको बताया था स्किन, स्किन के ऊपर वाले पार्ट को आप एपिडर्मस कहते हैं, एपिडर्मस के नीचे डर्मस होती है। इधर आपके पास हेयर फॉलिकल्स हैं, यहाँ से हेयर निकलते हैं। अगर हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, और इन्फ्लेमेशन इस तरह हो कि जो आपकी स्किन है अंडर द स्किन एब्सेस या पास फॉर्मेशन हो, थोड़ी सी रीजन में, थोड़ी सी साइड पे कहीं करके ना, थोड़ी सी पास फॉर्मेशन हो, तो उस कंडीशन को आप फरंकल कहते हो, और उसी कंडीशन को आप बॉयल्स का नाम भी देते हो। बॉयल्स और फरंकल एक ही चीज़ है। लेकिन दो कंडीशन है, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं फ्रंकल के केस में या बॉयल्स के केस में। एक, इन्फ्लेमेशन होती है किस चीज़ की, बेसिकली हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन होती है। दूसरी चीज़ क्या है, पस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्मेशन क्रिएट होती है अंडर द स्किन, थोड़े से रीजन में, जिसे आप फ्रंकल का नाम देते हो। फिर हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है जिसे आप कार्बंकल कहते हो। कार्बंकल में भी हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन कार्बंकल में जो एब्सेस और पास फॉर्मेशन है वो ज़्यादा है, एक हार्ड मैस बन जाता है। जो फरंकल है इसके केस में चीज़ी मैस बनता है, कार्बंकल के केस में हार्ड मैस बनता है। बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास फरंकल्स या बॉयल्स इनका क्लस्टर एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो एक हार्ड मैस बनता है जिसे आप कार्बंकल्स का नाम देते हो। कार्बंकल्स में भी हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन होती है, पस फॉर्मेशन होती है अंडर द स्किन। लेकिन ये कैसी पास फॉर्मेशन है, ये पास फॉर्मेशन फरंकल के केस में जो पास फॉर्मेशन हुई थी उससे ज़्यादा है। जब आपके पास क्लस्टर ऑफ बॉयल्स या क्लस्टर ऑफ फ्रंकल्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं तो एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप कार्बंकल कहते हो। तो कार्बंकल हार्ड स्ट्रक्चर है, जबकि जो फ्रंकल था ये चीजी मैस था। फिर इसके साथ साथ जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है ये एक और कंडीशन काज करता है जिसे आप इम्पैटिको की कंडीशन कहते हैं। इम्पैटिको की कंडीशन में यूजली चिल्ड्रन में लिप्स के ऊपर या लिप्स से नीचे ब्लिस्टर फॉर्मेशन या सोर्स क्रिएट होते हैं, ब्लिस्टर्स क्रिएट होते हैं, और ये ब्लिस्टर्स बाद में हनी कलर्ड क्रस्ट की फॉर्म ले लेते हैं, हनी कलर्ड क्रस्ट की अपीयरेंस ले लेते हैं। इस कंडीशन को आप इम्पैटिको कहते हैं, और इम्पैटिको भी एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स की वजह से होती है। फिर एक और कंडीशन जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं वो है स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम या स्केल्डेड बॉडी सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है, और यूजली ये भी चिल्ड्रन में होता है कि जो स्किन है वो पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, उतरना स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन को आप स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम कहते हैं, और स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम भी स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से होती है। तो ये कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थे जो कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से ये सारी डिसीजेज होती हैं। इसके साथ साथ स्टेफाइलोकोकस ओरियस कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस काज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेफाइलोकोकस ओरियस ब्लड में चला जाता है तो ब्लड में जाके ये सेप्टिसीमिया काज करेगा। जब ये ब्लड में जाएगा तो ब्लड से ये मे बी आपके फेरेंक्स में जाए, और फेरेंक्स की जाके ये इन्फ्लेमेशन करे। तो जब ये फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन करेगा तो उस कंडीशन को हम फ्रेंजाइटिस कहेंगे। फिर मे बी ये मेमोरी टिश्यूज़ में, मेमोरी ग्लैंड्स में जाए, और जाके मेमोरी ग्लैंड्स की, मेमोरी टिश्यूज़ की इन्फ्लेमेशन करे। उस कंडीशन को आप मेस्टाइटिस कहते हैं। जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है ये एनिमल्स के केस में भी मेस्टाइटिस कर सकता है, और ये ह्यूमंस के केस में भी मेस्टाइटिस कर सकता है। मेस्टाइटिस क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स की या मेमोरी टिश्यूज़ की इन्फ्लेमेशन को आप मेस्टाइटिस कहते हैं। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ये भी है कि मे बी ये हार्ट में चला जाए और हार्ट की इन्फ्लेमेशन करे जिसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो, या फिर ये अरिथ्राइटिस काज करे, या फिर ये एंडोमेट्राइटिस काज करे। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस की कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड हो सकती है। अब ये तो बेसिकली हमने बात कर ली
कि स्टिफाइलोकोकस ओरियस कौन कौन सी डिसीज़ काज करता है, उनकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब अगर लैब में हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वाकई ये स्टिफाइलोकोकस ओरियस है या कोई और बैक्टीरिया, पहले तो आपने हिस्ट्री ली, हिस्ट्री में आपने ये सारे करेक्टरिस्टिक्स देखे, साइन एंड सिम्टम्स देखे, उसकी बेस पे आपने डायग्नोस करना है। फिर लैब में आपने सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग करने के बाद आप उसकी स्टेनिंग करें। जब आप उसकी स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर अंडर द माइक्रोस्कोप वो ग्राम पॉजिटिव कोकस है या ग्राम पॉजिटिव राउंड शेप बैक्टीरिया है जो कि क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद है, देन इट विल बी स्टिफाइलोकोकस। फर्दर आपको पता है जो स्टिफाइलोकोकस है ये ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ऑन द वाइस वर्सा जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये चेन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। फिर आपने जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर ली स्टिफाइलोकोकस की, उसके बाद आपने उसे किसी सूटेबल मीडिया पे ग्रो करवा के उसके जो क्लोनी करैक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स हैं, उनको स्टडी करना है। अगर आप इसे न्यूट्रिएंट एगर पे ग्रो करवाते हैं तो न्यूट्रिएंट एगर पे जो स्टिफाइलोकोकस है वो येलो कलर देता है, जबकि स्टिफाइलोकोकस की जो दूसरी स्पीशीज है वो न्यूट्रिएंट एगर पे येलो कलर नहीं देंगी, वो न्यूट्रिएंट एगर पे वाइट कलर देंगी। इसी तरह आप न्यूट्रिएंट एगर के अलावा मैनिटोल साल्ट एगर यूज़ कर सकते हैं, आप माल्टोज साल्ट एगर यूज़ कर सकते हैं, या आप माल्टोज ट्री हलोज एगर यूज़ कर सकते हैं। अब माल्टोज ट्री हलोज एगर पे या माल्टोज साल्ट एगर पे या मैनिटोल साल्ट एगर पे जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है, ये अगेन बेसिकली येलो क्लूनिस देता है। फिर इवन चूंकि ये हिमोलिसिस देता है तो आप इसे ब्लड एगर पे भी ग्रो करवा सकते हैं। तो ब्लड एगर पे जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस है ये डबल हिमोलिसिस देगा, डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस देगा, यानी ये अल्फा हिमोलिसिस भी देगा और बीटा हिमोलिसिस भी देगा। और इसकी जो बीटा हिमोलिसिस है उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं गोल्डन कलर से। अगर ब्लड एगर पे गोल्डन कलर बनता है, इट मीन्स डैट कि स्टिफाइलोकोकस ओरियस ने बीटा हिमोलिसिस दिया है और स्टिफाइलोकोकस ओरियस मौजूद है। तो इसे आप क्लिनिकली या लैब में कुछ इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक वे में से देखते हैं तो आपको इस तरह के बेसिकली कोकस मिलेंगे जो कि क्लस्टर्स की फॉर्म में होंगे। सिमिलरली अगर आप इसको मैनिटोल साल्ट एगर पे या माल्टोज ट्री हेलोज एगर पे ग्रो करवाएंगे तो आपको अगर इस तरह की येलो क्लूनीज मिलती हैं, इट मीन्स डैट कि इट इज़ स्टिफाइलोकोकस ओरियस। और अगर आप इसे ब्लड एगर पे ग्रो करवाते हैं और आपको इस तरह की गोल्डन क्लूनीज मिलती हैं तो इट मीन्स डैट कि स्टिफाइलोकोकस ओरियस मौजूद है जिसने बीटा हिमोलिसिस दी है। अब फर्दर ये तो हमने देख लिया कि क्लोनी करैक्टर्स की बेस पे एगर के ऊपर या माइक्रोस्कोपिक वे में हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्दर कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट हैं जिसकी बेस पे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैटालेस, कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव है स्टिफाइलोकोकस ओरियस के लिए, ऑक्सीडेज टेस्ट नेगेटिव है स्टिफाइलोकोकस ओरियस के लिए, कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव है स्टिफाइलोकोकस ओरियस के लिए, इसी तरह डीएनएज टेस्ट भी पॉजिटिव है स्टिफाइलोकोकस ओरियस के लिए। इन टेस्ट के अलावा आप लेटेक्स अग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं, आप बैक्टीरियोफाज टाइपिंग कर सकते हैं, आप कल्चर सेंसिटिविटी कर सकते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी में आपने दो चीज़ें देखनी हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो स्टिफाइलोकोकस है ये अब रेजिस्टेंट हो गया कुछ एंटीबायोटिक से, जिसमें एक एंटीबायोटिक मैथिसलीन है और दूसरी वैंकोमाइसिन है। तो अगर स्टिफाइलोकोकस मैथिसलीन से रेजिस्टेंट है तो उसे हम मर्सा का नाम देते हैं, मींस मैथिसलीन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस। और अगर स्टिफाइलोकोकस ओरियस वैंकोमाइसिन से रेजिस्टेंट है तो उसे हम नाम देते हैं वर्सा का, मींस वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस। हमारे पास 90% जो स्टिफाइलोकोकस ओरियस हैं वो मर्सा हैं, मींस वो मैथिसलीन रेजिस्टेंट है। और उनमें से 40% तकरीबन ऐसे हैं जो कि वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो आप कल्चर सेंसिटिविटी करके ये भी फाइंड कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ मैथिसलीन रेजिस्टेंट स्टैफ ओरियस और इट इज़ वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टैफ ओरियस। फर्दर आप पीसीआर कर सकते हैं, और पीसीआर किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए मोलेकुलर टेक्निक्स में इन दी एंड यू शुड यूज़ पीसीआर। अब ये तो हमने बात कर ली कि हमने इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, तो आप डायूरेटिक्स ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली एंटीबायोटिक्स जो पहले थी लाइक मैथिसलीन थी वो भी रेजिस्टेंट हो गई है, वैंकोमाइसिन वो भी रेजिस्टेंट हो गई है। अब आप सिफेलोस्पोरम की कुछ ऐसी जनरेशन हैं जो कि सिफाइलोकोकस ओरियस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। फर्दर
आप कोई स्पोर्टिव थेरेपी ले सकते हैं, लाइक विटामिन ले सकते हैं, मिनरल्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इंटेरोकोलाइटिस की कंडीशन है तो आप इंट्रावीनस इन्फ्यूजन लें। और अगर बिलफर्ज कोई वूंड है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से वूंड फॉर्मेशन होती है, तो सबसे पहले आपने वूंड को रीन्यू करना है। वूंड में से सारा पस, सारी एप्सिस निकाल के देन उसके ऊपर कोई प्रॉपरली एंटीबायोटिक यूज़ करनी है। और मोर सुटेबल ये है कि आप स्टेफाइलोकोकस के केस में प्रोबायोटिक यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक, क्योंकि मोस्टली एंटीबायोटिक तो रेजिस्टेंट हो चुकी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जिसमें हमने ये देखा कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस क्या है, उसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, ये कौन कौन सी डिसीज़ काज कर सकता है। फिर हमने डायग्नोसिस देखी और देन हमने ट्रीटमेंट देखी। सो दैट्स ऑल।